मेरा नाम संदीप चौधरी है। मैं झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा के पास बसे एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा। आज मैं 32 साल का हूं, लेकिन जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उस समय की है जब मैं सिर्फ 15 साल का था। हमारा गांव बहुत छोटा था, चारों तरफ घने जंगल, बीच में कच्चे घर और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। उस समय गांव में बिजली भी पूरी तरह नहीं आई थी। रात को लोग लालटेन, डिबरी या चिमनी जलाकर ही काम करते थे। और सच बताऊं, उस अंधेरे में जंगल हमेशा थोड़ा डरावना ही लगता था। लेकिन उस साल जो हुआ उसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। ये घटना 2007 की बरसात के बाद शुरू हुई थी। पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। गांव में लोग खेती करते थे, कुछ लोग जंगल से लकड़ी काट कर बेचते थे और कुछ लोग शहर जाकर मजदूरी करते थे। हमारे घर के पास ही एक बड़ा मुर्गी खाना था, जहां गांव के कई लोग अपनी मुर्गियां रखते थे, क्योंकि जंगल के पास होने की वजह से लोग घर के अंदर जानवर रखने से डरते थे। एक सुबह गांव के एक आदमी रामू काका दौड़ते हुए आए। वो बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने सबको बताया कि उनकी 3 मुर्गियां रात में गायब हो गई। पहले तो सबने यही कहा कि कोई लोमड़ी या नेवला उठा ले गया होगा। ऐसा पहले भी हो चुका था। लेकिन उसी शाम जब लोग मुर्गी खाने में देखने गए तो वहां जो चीज मिली उसने सबको चौंका दिया। जमीन पर 3 मुर्गियों के कटे हुए सिर पड़े थे, लेकिन उनका शरीर वहां नहीं था। और सबसे अजीब बात, उनके आसपास एक भी पंख नहीं बिखरा था। अब अगर कोई जानवर हमला करता तो पंख जरूर बिखरते, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत साफ तरीके से सिर काटकर वहां फेंक दिए हो। उस दिन गांव के कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखा। मेरे दादा ने धीरे से कहा, यह ठीक संकेत नहीं है। अगले 3 दिन तक सब शांत रहा। फिर चौथे दिन एक और घटना हुई। इस बार 4 मुर्गियां गायब हुई और अगली सुबह मुर्गी खाने के अंदर फिर से कटे हुए सिर मिले। लेकिन इस बार एक और अजीब चीज हुई थी। जो सिर वहां पड़े थे वो पिछली बार गायब हुई मुर्गियों के थे। यानी कोई पहले मुर्गियां ले जा रहा था और बाद में उनके सिर वापस फेंक रहा था। गांव में अब चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि कोई मुर्गी चोर है, कुछ कह रहे थे कि कोई पागल आदमी ये सब कर रहा है। लेकिन गांव के बुजुर्ग बार बार एक ही बात कह रहे थे, ये इंसान का काम नहीं है। मैं उस समय इन बातों को मजाक समझता था। लेकिन एक दिन मैंने अपने दादा से पूछा, दादा, आप बार बार क्यों कह रहे हो कि ये इंसान का काम नहीं है? तब उन्होंने पहली बार एक शब्द बोला, डायनी। मैंने पहले कभी ये शब्द नहीं सुना था। मैंने पूछा, डायनी क्या होती है? दादा कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, डायन के बारे में तो तूने सुना होगा, लेकिन डायनी उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। उन्होंने बताया, डायन और डायनी दोनों ही जिंदा औरतें होती हैं जो काला जादू और तंत्र विद्या करती है। लेकिन फर्क यह है कि डायन कभी कभी शिकार करती है, लेकिन डायनी को अपनी ताकत बनाए रखने के लिए लगातार खून चाहिए होता है और इसलिए वो पहले छोटे जानवरों से शुरुआत करती है, मुर्गियां, बकरियां, कुत्तों के बच्चे और धीरे धीरे इंसान। उस दिन पहली बार मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उस समय भी मुझे लगा कि दादा बस पुरानी कहानियां सुना रहे हैं। मुझे क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद मैं खुद ऐसी चीज देखने वाला हूं जो आज तक मेरी नींद उड़ा देती है। करीब 1 हफ्ते बाद गांव में एक और घटना हुई। इस बार लक्ष्मण काका की बकरी गायब हो गई। बकरी रात को बाड़े में बंधी थी, दरवाजा बंद था। लेकिन सुबह जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बकरी वहां नहीं थी। रस्सी भी वहीं पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे खोल कर ले गया हो। पूरा गांव बकरी ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन बकरी कहीं नहीं मिली। 2 दिन बाद गांव के बाहर जो पुराना बरगद का पेड़ था, उसके नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने सबको डरा दिया। वहां बकरी का कटा हुआ सिर पड़ा था और उसके आसपास जमीन पर काले धागे, राख और हड्डियां पड़ी थी, जैसे वहां कोई तांत्रिक पूजा की गई हो। उस दिन गांव के बुजुर्गों ने साफ कह दिया, अब यह मामला साधारण नहीं है। उस रात गांव में पहरा शुरू हो गया। हर रात 4-5 आदमी लाठी लेकर घूमते थे। मैं भी कई बार उनके साथ जाता था।
क्योंकि मुझे रोमांच बहुत पसंद था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक रात मैं ऐसी चीज देखने वाला हूं जो शायद किसी इंसान को नहीं देखनी चाहिए। उस रात लगभग 9 बजे का समय था। मैं और मेरा दोस्त राहुल गांव के बाहर वाले रास्ते पर बैठे थे। वहां से थोड़ा आगे ही जंगल शुरू हो जाता था। हम दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक पेड़ों के बीच कुछ हलचल हुई। पहले लगा कोई बंदर होगा, लेकिन फिर हमने देखा कोई चीज एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रही थी, और वो भी बहुत तेजी से। राहुल ने धीरे से कहा, यह बंदर नहीं है। हमने टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी उस चीज पर पड़ी, मेरा दिल जैसे वहीं रुक गया। वो एक औरत थी, लेकिन वो जिस तरह से पेड़ की डाल पर बैठी थी वैसे कोई इंसान नहीं बैठ सकता। उसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में ऐसे चमक रही थी जैसे किसी जानवर की। वो हमें देख रही थी, सीधे हमारी तरफ, लगभग 10 सेकंड तक, और वो 10 सेकंड मुझे आज भी याद है। फिर अचानक उसने एक अजीब सी आवाज निकाली जो ना इंसान की थी ना किसी जानवर की, और अगले ही पल वो इतनी तेजी से पेड़ों पर कूदते हुए जंगल के अंदर गायब हो गई कि हम समझ भी नहीं पाए क्या हुआ। उस रात हम दोनों डर के मारे बिना पीछे देखे गांव भागे, और उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद दादा जो कह रहे थे वो सच हो सकता है। जब मैं और राहुल उस पेड़ पर बैठी हुई औरत को देखकर गांव भागे थे, तो हम दोनों ने फैसला किया था कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें डर था कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। गांव में अक्सर ऐसा होता था, अगर कोई बच्चा कह दे कि उसने भूत देखा है तो बड़े लोग हंसने लगते थे। इसलिए हमने ये बात अपने तक ही रखी। लेकिन करीब 4 दिन बाद की बात है। शाम का समय था। गांव के बच्चे हमेशा की तरह मैदान में खेल रहे थे। उनमें एक बच्चा था, मोनू। मोनू सिर्फ 7 साल का था, बहुत हंसमुख और शरारती। पूरा गांव उसे प्यार करता था। उसके पिता गांव के स्कूल में चपरासी थे, और मोनू रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलता था। उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक मोनू गायब हो गया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबको लगा वो घर चला गया होगा। लेकिन जब रात होने लगी और मोनू घर नहीं पहुंचा, तो उसके माता पिता घबरा गए। उन्होंने आसपास के घरों में पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मोनू कहाँ गया। थोड़ी ही देर में पूरी खबर पूरे गांव में फैल गई। मोनू गायब हो गया है। पूरा गांव उसे ढूंढने निकल पड़ा। लोग टॉर्च लेकर खेतों में गए, कुछ लोग जंगल के किनारे तक गए, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा हवा में गायब हो गया हो। उस रात गांव में किसी ने नींद नहीं ली। मोनू की माँ पूरे गांव में रो रो कर अपने बच्चे को पुकार रही थी। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल कांप रहा था, और उसी समय मेरे दिमाग में बार बार वही चेहरा घूम रहा था, वो औरत जो हमने पेड़ पर देखी थी। मैंने राहुल से कहा, क्या वो उसी का काम हो सकता है? राहुल कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही डर था। 3 दिन तक मोनू नहीं मिला। 3 दिन तक पूरा गांव जंगल में खोज करता रहा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। गांव के बुजुर्ग अब साफ साफ कहने लगे थे, ये डायनी का काम है। चौथे दिन सुबह एक आदमी दौड़ता हुआ गांव आया। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने बताया कि जंगल के अंदर जो पुराना खंडहर है, उसके पास किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी थी। पूरा गांव तुरंत वहां पहुंचा। मैं भी उन लोगों के साथ गया। जंगल के अंदर वो खंडहर बहुत पुराना था। कहते हैं पहले वहां कोई जमींदार का घर था जो कई साल पहले जल गया था। अब वहां सिर्फ टूटी दीवारें और पत्थर बचे थे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। सब लोग उस आवाज की तरफ भागे। एक पत्थर के पीछे मोनू पड़ा था। वो बेहोश था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ पैर पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोचा हो। उसे तुरंत गांव लाया गया। डॉक्टर को बुलाया गया। कुछ देर बाद जब मोनू को होश आया तो उसने जो कहा, उसने पूरे गांव को डरा दिया। वो बार बार एक ही बात कह रहा था। एक बूढ़ी औरत मुझे उठाकर ले गई थी। वो पेड़ों पर चलती है, उसकी आंखें चमकती है, वो मुझे खा जाती अगर लोग नहीं आते। ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। मेरे दादा ने धीरे से कहा,
मैंने कहा था ना, ये डायनी है। उस दिन के बाद गांव में डर कई गुना बढ़ गया। अब कोई भी बच्चा शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे और रात को पहरा भी दोगुना कर दिया गया। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उस घटना के करीब 1 महीने बाद मैंने खुद उस औरत को फिर से देखा। और इस बार वो सिर्फ पेड़ पर नहीं थी, वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। उस दिन मैं खेत से घर लौट रहा था। समय लगभग 8:30 बजे का था। रास्ते में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ में टॉर्च पकड़ रखी थी। जैसे ही मैं जंगल के पास वाले रास्ते से गुजर रहा था, मुझे रास्ते के किनारे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। पहले मुझे लगा कोई बूढ़ी औरत होगी, शायद रास्ता भटक गई होगी। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। वो पूरी तरह काले कपड़े में थी, चेहरा झुका हुआ था। मैं उसके पास से निकलने ही वाला था, तभी उसने मेरा नाम लिया। संदीप। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने सोचा, इसे मेरा नाम कैसे पता? मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और उसी समय वो अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मेरा खून जम गया। वो वही चेहरा था जो मैंने उस रात पेड़ पर देखा था। वही झुर्रियां, वही बिखरे बाल और वही चमकती आंखें। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक बहुत अजीब और डरावनी मुस्कान। उसने मुझे देखते हुए कहा, तूने मुझे उस रात देखा था? मेरे पैरों में जान नहीं रही। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। और तभी उसने धीरे धीरे खड़े होकर मेरी तरफ कदम बढ़ाया। उस पल मुझे ऐसा लगा, अगर मैं 1 सेकंड भी वहां खड़ा रहा तो शायद मैं कभी वापस घर नहीं पहुंच पाऊंगा। और फिर मैं बिना पीछे देखे पूरी ताकत से वहां से भागा। लेकिन जब मैं भाग रहा था तो मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत डरावनी हंसी। इतना डर शायद मुझे अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं लगा था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मेरी मां तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। मां ने पूछा, क्या हुआ संदीप, ऐसे क्यों हाँफ रहा है? लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने बस इतना कहा, मां दरवाजा बंद कर दो। मां ने बिना कुछ पूछे तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो मां ने फिर पूछा, अब बता भी क्या हुआ? मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे रास्ते में मुझे वही बूढ़ी औरत मिली, कैसे उसने मेरा नाम लिया और कैसे उसका चेहरा वही था जो मैंने उस रात पेड़ पर देखा था। मां कुछ देर तक चुप बैठी रही। फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, यह बात तू अभी किसी और को मत बताना। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, क्यों? मां बोली, क्योंकि अगर गांव वालों को पता चल गया कि उसने तुझे देख लिया है तो लोग डर जाएंगे। फिर मां ने एक बात और कही जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, और अगर वो सच में वही है जो हम सोच रहे हैं तो उसे पता चल गया है कि तू उसे पहचानता है। ये सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। लगभग आधी रात हो चुकी थी। घर में सब सो चुके थे। तभी मुझे छत से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। हमारे घर की छत टीन की थी। अगर कोई उस पर चले तो आवाज साफ सुनाई देती थी। पहले मुझे लगा शायद बिल्ली होगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद आवाज थोड़ी भारी हो गई, जैसे कोई इंसान चल रहा हो। मैं धीरे से उठकर बैठ गया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने अपने पिता को जगाने की सोची, लेकिन तभी याद आया कि मेरे पिता तो कई साल पहले गुजर चुके थे। घर में बस मैं, मां और मेरी छोटी बहन थे। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। बाहर पूरा अंधेरा था और तभी छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आई। मेरी मां भी जाग गई। उन्होंने फुसफुसाकर पूछा, तूने भी सुना? मैंने सिर हिलाया। मां धीरे धीरे उठी और दरवाजे के पास रखी लाठी उठा ली। उन्होंने मुझसे कहा, दरवाजा मत खोलना। लेकिन मैं भी डर के बावजूद उनके पीछे पीछे चला गया। हम दोनों आंगन में आए। मां ने टॉर्च जलाई और छत की तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज भी अचानक बंद हो गई थी। मां कुछ सेकंड तक छत को देखती रही, फिर धीरे से बोली, अंदर चल। हम दोनों वापस कमरे में आ गए। अगले दिन सुबह
मैंने ये बात राहुल को बताई। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, कल रात हमारे घर पर भी अजीब आवाजें आ रही थीं। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, कैसी आवाज? राहुल बोला, जैसे कोई घर के पीछे घूम रहा हो, लेकिन जब हम बाहर गए तो कोई नहीं था। अब हमें समझ आ गया था कि मामला सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहा, कुछ तो था जो अब गांव के अंदर घूम रहा था। 2 दिन बाद गांव में एक और घटना हुई। इस बार गांव के बाहर एक कुत्ते का बच्चा मरा हुआ मिला, लेकिन उसकी हालत देखकर सब डर गए। उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरा खून निकाल लिया हो। गांव के बुजुर्गों ने इसे देखकर तुरंत कहा, अब वो गांव के अंदर आ चुकी है। उस शाम गांव में पंचायत बुलाई गई। सब लोग इकट्ठा हुए। मेरे दादा भी वहां थे। एक बुजुर्ग ने कहा, अगर ये सच में डायनी है तो इसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरे आदमी ने पूछा, तो क्या करे? तब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिनाथ बाबा खड़े हुए। उन्होंने कहा, डायनी को पकड़ने का एक तरीका होता है। पूरा गांव चुप हो गया। उन्होंने कहा, हल्दी, लहसुन और काले धागे से एक घेरा बनाना होगा। अगर वो उस घेरे में फंस गई तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। अगले ही दिन गांव वालों ने तैयारी शुरू कर दी। गांव के बाहर जहां से जंगल शुरू होता था, वहां कई जगह हल्दी और लहसुन की माला बांधी गई। कुछ लोगों ने पेड़ों के बीच धागे बांध दिए ताकि अगर वो रात में आए तो उसमें फंस जाए। उस रात लगभग 20 लोग पहरा दे रहे थे। मैं भी वहां था। दिल में डर भी था और उत्सुकता भी। सब लोग टॉर्च और लाठियां लेकर बैठे थे। जंगल पूरी तरह शांत था, लेकिन लगभग 10 बजे एक आदमी ने अचानक फुसफुसाकर कहा, वो देखो। हम सब ने उसी दिशा में टॉर्च घुमाई और जो हमने देखा उसे देखकर मेरे शरीर का खून जम गया। एक काली परछाई पेड़ के ऊपर बैठी थी और वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो वही औरत थी। उसकी आंखें इस बार और भी ज्यादा चमक रही थीं और वो सीधे हमारी तरफ देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक वो जोर से चीखी, इतनी डरावनी चीख कि कई लोगों के हाथ से टॉर्च गिर गई और अगले ही पल वो पेड़ से कूदकर जमीन पर आ गई। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसका पैर लहसुन और हल्दी के धागे में उलझ गया। कुछ सेकंड के लिए वो वहीं रुक गई। उसका चेहरा अचानक गुस्से से भर गया और उसी पल गांव वालों को लगा कि शायद आज वो पकड़ी जाएगी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। उस औरत ने अचानक ऐसी ताकत से धागा तोड़ा जैसे वो धागा नहीं, बस एक सूखी घास हो, और फिर वो इतनी तेजी से पेड़ों पर कूदते हुए जंगल के अंदर गायब हो गई कि कोई उसे पकड़ भी नहीं पाया। उस रात के बाद गांव के बुजुर्गों ने एक बात कही जो सुनकर सब डर गए। उन्होंने कहा, अब वो गुस्से में है और अब वो जल्द ही किसी इंसान का शिकार करेगी। और सच कहूं, सबसे ज्यादा डर मुझे लग रहा था क्योंकि मैंने उसे सबसे करीब से देखा था और वो मेरा नाम भी जानती थी। उस घटना के बाद लगभग 3 दिन तक गांव में सब शांत रहा। ना कोई जानवर मरा मिला, ना कोई अजीब आवाज आई। कुछ लोगों को लगा कि शायद वो डरकर यहां से चली गई होगी, लेकिन मेरे दादा बार बार एक ही बात कहते थे, ऐसी चीजें इतनी आसानी से नहीं जाती। वो तब तक जाती नहीं जब तक अपना काम पूरा न कर ले। मुझे समझ नहीं आता था कि उनका काम से क्या मतलब है, लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया। उस दिन शाम को लगभग 7 बजे का समय था। गांव के एक आदमी थे, गोपाल काका। वो जंगल से लकड़ी काटकर वापस लौट रहे थे, लेकिन उस रात वो घर नहीं पहुंचे। पहले तो उनके परिवार को लगा कि शायद वो शहर चले गए होंगे, लेकिन सुबह तक जब वो नहीं लौटे तो गांव वालों को चिंता होने लगी। फिर शुरू हुई खोज। करीब 15 से 20 लोग जंगल में गए। मैं भी उनके साथ गया। दिल में डर था, लेकिन जिज्ञासा भी बहुत थी। जंगल के अंदर लगभग 1 घंटे तक हम लोग ढूंढते रहे। फिर अचानक एक आदमी चिल्लाया, इधर आओ। हम सब उस तरफ दौड़े और जो हमने देखा वो शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। जमीन पर गोपाल काका का शरीर पड़ा था, लेकिन उनका शरीर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनमें खून ही नहीं बचा हो। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले
उन्होंने कोई बहुत डरावनी चीज देखी हो, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनके शरीर पर कोई बड़ा घाव नहीं था। बस गर्दन के पास दो छोटे छोटे निशान थे, जैसे किसी ने वहां से खून निकाला हो। गांव में जब उनकी लाश लाई गई तो औरतें रोने लगीं और बुजुर्गों के चेहरे पर वही डर वापस आ गया। हरिनाथ बाबा ने धीरे से कहा, अब वो इंसान का शिकार शुरू कर चुकी है। उस दिन के बाद गांव में डर कई गुना बढ़ गया। अब कोई भी आदमी अकेले जंगल नहीं जाता था। रात को लोग जल्दी घर बंद कर लेते थे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर तब लगा जब उसी रात वो चीज फिर से मेरे घर के पास आई। उस रात करीब 12 बजे का समय था। मैं सो रहा था। अचानक मेरी नींद खुल गई क्योंकि मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, छत पर चलने की आवाज। लेकिन इस बार आवाज बहुत भारी थी, जैसे कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने मां को जगाया। मां ने भी आवाज सुनी। इस बार उन्होंने बिना कुछ बोले टॉर्च और लाठी उठा ली। हम दोनों धीरे धीरे आंगन में गए। मां ने टॉर्च छत की तरफ घुमाई और उसी पल मेरी रीढ़ में जैसे बर्फ जम गई। छत के किनारे पर कोई बैठा हुआ था। पहले वो बस एक काली परछाई की तरह दिख रहा था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, उसने धीरे धीरे अपना चेहरा हमारी तरफ घुमाया। वो वही औरत थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो हमें ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। मेरी मां ने तुरंत चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? लेकिन वो औरत बस मुस्कुरा रही थी, एक बहुत अजीब और डरावनी मुस्कान। फिर अचानक वो खड़ी हुई और इतनी तेजी से छत से कूदी कि हम समझ ही नहीं पाए। वो सीधे हमारे आंगन में उतरी। उस पल मेरा दिल जैसे रुक गया, क्योंकि अब वो हमसे सिर्फ 10 कदम दूर खड़ी थी। मेरी मां ने लाठी उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई, लेकिन वो औरत बिल्कुल शांत खड़ी रही। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, तूने मुझे देख लिया है। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मैं एक कदम भी नहीं हिल पा रहा था। फिर अचानक उसने जमीन पर झुककर मिट्टी उठाई और उसे हवा में फेंक दिया। अगले ही पल आंगन में अजीब सी हवा चलने लगी। लालटेन बुझ गई, चारों तरफ अंधेरा हो गया। मेरी मां ने मेरा हाथ पकड़ा और चिल्लाई, अंदर भाग। हम दोनों तुरंत कमरे में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ सेकंड तक बाहर अजीब अजीब आवाजें आती रहीं, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। करीब 10 मिनट बाद हमने दरवाजा खोला। आंगन में कोई नहीं था। वो जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते वो हमारे दरवाजे पर एक चीज छोड़ गई थी। दरवाजे के सामने जमीन पर एक मरी हुई मुर्गी का सिर पड़ा था और उसके पास एक काला धागा। मां ने उसे देखते ही दरवाजा तुरंत बंद कर दिया और पहली बार मैंने अपनी मां को इतना डरा हुआ देखा था। उस रात दादा ने एक बात कही जो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, अब वो सिर्फ गांव में नहीं घूम रही, अब उसका निशाना ये घर है। और मुझे तब समझ आया कि शायद उसने मुझे उस दिन रास्ते में इसलिए रोका था क्योंकि अब मैं उसकी नजर में आ चुका था। अगले दिन सुबह गांव में फिर से पंचायत बुलाई गई। जब गांव वालों को पता चला कि वो चीज हमारे घर तक आ गई थी तो कई लोग डर गए, लेकिन कुछ लोग गुस्से में थे क्योंकि अब तक एक आदमी मर चुका था, कई जानवर मारे जा चुके थे और एक बच्चा लगभग मरते मरते बचा था। अब सबने तय किया कि अगर वो चीज गांव के आसपास कहीं रहती है तो उसका ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा। करीब 30 लोग जंगल की तरफ निकले, लाठी, कुल्हाड़ी और टॉर्च लेकर। मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन मां ने मना कर दिया। लेकिन मैं छुपकर पीछे पीछे चला गया। जंगल के अंदर हम लोग लगभग 1 घंटे तक घूमते रहे। कुछ खास नहीं मिला, लेकिन तभी एक आदमी ने आवाज लगाई, इधर आओ। सब लोग उस तरफ दौड़े। वहां एक जगह जमीन थोड़ी खुदी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने वहां बार बार गड्ढा खोदा हो। पास ही एक छोटा सा पत्थरों का बना हुआ घर था। वो बहुत पुराना लग रहा था, जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं रहा हो। हरिनाथ बाबा ने धीरे से कहा, यही है, यही उसका ठिकाना है। सब लोग सावधानी से उस घर के अंदर गए और अंदर जो हमने देखा उसने सबको सन्न कर दिया। कमरे के अंदर चारों तरफ हड्डी पड़ी हुई थी, कुछ जानवरों की
और कुछ इतनी बड़ी थी कि समझ आ रहा था वो इंसान की भी हो सकती है। एक कोने में मिट्टी के मटके रखे थे। जब एक आदमी ने उनमें झांक कर देखा तो वो तुरंत पीछे हट गया, क्योंकि उन मटकों में सूखा हुआ खून भरा हुआ था। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे, काले धागे, पंख, बाल और कई ऐसी चीजें जो शायद तांत्रिक पूजा में इस्तेमाल होती है। लेकिन सबसे डरावनी चीज कमरे के बीच में थी। वहां एक छोटा सा लकड़ी का पट रखा था और उसके ऊपर एक गुड़िया रखी हुई थी। वो गुड़िया बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी लग रही थी। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। दादा ने तुरंत उस गुड़िया को उठाकर आग में फेंक दिया और उसी समय जंगल के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। इतनी तेज चीख कि सबके हाथ पैर कांप गए। हरिनाथ बाबा चिल्लाए, भागो यहां से, वो आ रही है। अगले ही पल पेड़ों के ऊपर से कुछ तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगा। वो वही औरत थी। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंख लाल हो चुकी थी और वो सीधे हमारी तरफ झपट रही थी। गांव वालों ने लाठी और कुल्हाड़ी उठाकर उसकी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। कई चीजें उसे लगी, लेकिन वो रुकी नहीं। फिर अचानक एक आदमी ने जलती हुई मशाल उसकी तरफ फेंकी। मशाल उसके कंधे पर लगी। उसके कपड़ों में आग लग गई। वो जोर जोर से चीखने लगी और फिर अचानक वो मुड़ी और जंगल के अंदर भागने लगी। गांव वाले उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो इतनी तेजी से भाग रही थी कि कुछ ही सेकंड में अंधेरे में गायब हो गई। उस रात गांव वालों ने उसका पूरा ठिकाना जला दिया। हड्डी, मटके, तांत्रिक चीजें सब आग में फेंक दिया गया। उसके बाद कई महीने तक गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। ना कोई जानवर मरा, ना कोई गायब हुआ। धीरे धीरे गांव का डर कम होने लगा। लेकिन आज भी जब मैं उस जंगल के पास से गुजरता हूं तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं पेड़ों के ऊपर कोई मुझे देख रहा है। क्योंकि उस दिन जब वो आग लगने के बाद भागी थी, मैंने उसकी आंखों में एक चीज देखी थी। वो डर नहीं था, वो गुस्सा था। और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद वो उस रात मरी नहीं थी। शायद वो बस जंगल के और गहरे हिस्से में चली गई। और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि वो आज भी कहीं किसी दूसरे गांव के पास फिर से वही सब शुरू कर चुकी हो। दोस्तों, यही थी संदीप की जिंदगी की सबसे डरावनी घटना। आज भी संदीप तय नहीं कर पाया कि वो सच में डायन थी या कोई ऐसी औरत जो काला जादू करती थी। लेकिन एक बात संदीप आज भी पूरे यकीन से कहता है, जो उसने देखा था वो कोई साधारण इंसान नहीं था।